Hello everyone, welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Maninder and I am on speaking on the behalf of the Dream IAS Academy. तो हमने ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है, जैसे आपको पहले भी बताया था कि हम हर रोज़ के डेली करंट अफेयर्स पब्लिश करेंगे। ये 7 से 8 करंट अफेयर्स होंगे जो काफ़ी सोर्सेज में से कलेक्ट करके आपके लिए लेके आएंगे। ये करंट अफेयर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे जो अपकमिंग पंजाब के एग्ज़ाम्स हैं या फिर अपकमिंग हमारा जो पीसीएस या यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके अंदर। तो आज जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे वो 3 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स होंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट मेरे को हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे कि हमें ये करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट सेक्शन देख लेते हैं। अगर हम कंटेंट सेक्शन की बात करें तो हमारे पास आज अपने को कुछ इंपॉर्टेंट 8 करंट अफेयर्स है, जिमें कि सब तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपने को है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जी है वो 2021 के पब्लिश की गई है RBI वालों। तो ये बारे आप थोड़ा जा देखेंगे व्हाट इज़ दिस रिपोर्ट एंड व्हाट डज इट डू। फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ये बारे भी आप इन्फॉर्मेशन लवांगे। फिर जाइडस कैडिला दी बहुत फेमस वैक्सीन ज़ाइकोव-डी नू एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन गवर्नमेंट ने देती है। सो दिस इज़ प्रॉबेबली द नेक्स्ट न्यू वैक्सीन दैट इज़ कमिंग अप इन द मार्केट। फिर एक नवा लीफ कोलेशन अनाउंस किया गया, ये बारे भी थोड़ा देखेंगे। फिर तुहानूं पता है जिमें कैनेडा के काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर हीट वेव चल रही है, वो बारे भी थोड़ा जानकारी लवांगे। एंड दैन देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अबाउट अ फ्रैश वाटर टनल एक्वेरियम इंडिया के पहली बारी फाइंड वी हैव क्रिएटेड दिस टनल, ये बारे भी देखेंगे। दैन देयर आर 2 न्यूज़ आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू मेन्स एग्जामिनेशन। वन इज़ अबाउट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, थोड़ा जानकारी लवांगे। एंड नेक्स्ट इज़ अबाउट द न्यू RBI गाइडलाइंस ऑन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। दीज करंट अफेयर्स आर ब्रॉट बाय द ड्रीम IAS अकेडमी एंड माई सेल्फ आई एम मनिंदर एंड ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सब तो पहला जी खबर तुहाडे कोल आ रही है विच इज़ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जुलाई 2020 रिलीज बाय RBI। सो तुहानूं पता होना चाहिए सब तो पहली चीज़ कि जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होंदी है पब्लिश कौन करता है। ऑब्वियस गल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। एंड अपने RBI के गवर्नर का भी तुहानूं पता होना चाहिए कि शक्तिकांत दास इज़ द गवर्नर ऑफ द RBI है ना। तो वो भी आपको एग्जैक्टली नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला आप देखते हैं कि रिपोर्ट जी है हर साल आती है या ये 2 साल बाद आती है, यदा आइडिया तुहानूं पहला पता होना चाहिए। सो ये लिखा है कि बाई एनुअल रिपोर्ट है, मतलब एवरी 2 ईयर्स ये रिपोर्ट जी है पब्लिश की जाती है। एंड इस रिपोर्ट के दसिया जाता है कि अपने देश के जोड़े फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने देश की, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अपने देश के जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, जो अपने देश का बैंकों का सिस्टम है, अपने देश का स्टॉक मार्केट का सिस्टम है, ये पूरा बैंकों का सिस्टम इनू किन्ने रिस्क है। एंड डेफिनेटली अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिजिलियंस अपनी घट जाती है फाइनेंशियल सिस्टम के, अगर रिस्क घट है तो रिजिलियंस जी बढ़ जाती है। तो ये रिपोर्ट जी पब्लिश कर दी कि किन्नी का अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क है इन द 2021 एंड वो बारे आप थोड़ा देखते हैं। तो देखो सब तो पहला इंपॉर्टेंट रिस्क जो बैंकों सब तो वड्डा रिस्क है वो है अपने बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के। अगर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की गल करिए तो इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ जी अपने को आ रही है कि 7.48% 2021 मार्च के होंगे सी, नाउ ये 9.8% जोड़े है ये हो चुके हैं बाय मार्च 2022। यानी कि अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट जोड़े इंक्रीज़ कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। इस तो इलावा जोड़े अपने छोटिया इंडस्ट्रीज़ है विच वी कॉल MSME सैक्टर्स, MSME जोड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रैस फेस कर रहे हैं इन मीटिंग देयर पेमेंट ऑब्लीगेशंस। तो रिपोर्ट ये भी पब्लिश कर दी है। यदा बिल्कुल ऑब्वियस जी गल है कि जिमें तुहानूं पता है कि कोविड करके है ना डिमांड जी है वो बहुत ज़्यादा घट गई है, ओवरऑल इकोनॉमी बहुत डाउन है। तो जोड़े स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ये अपना प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन इन्हों की सेल नहीं हो रही, जिदे करके ये पिछे जी है पेमेंट ऑब्लीगेशंस अपनी पूरी नहीं कर पा रहे। एंड पेमेंट ऑब्लीगेशन सब तो वड्डा पेमेंट ऑब्लीगेशन है इंटरस्ट, जोड़ा बैंकों का इंटरस्ट होंगे वो नहीं ये पे कर पा रहे। सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो देखने को मिल रहा है। एंड तुसीं देखो कि मार्च 2021 के एंड तक है ना 15.9% ऑफ लोन्स लेस दैन ₹25 करोड़ टू MSME सेक्टर टर्न बैड। तो बहुत ज़्यादा लोन्स MSME सेक्टर के है ना NPA बनते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता जा रहा है। एक होर इंपॉर्टेंट पैरामीटर होंगे टू चैक द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। उस पैरामीटर को कहते CRAR, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो है ना। ये बेसिकली की होंगे कि तुसीं जिवें तुहानूं पता है कि मोटी अगर मैं दसा तो बैंकों का अपना कैपिटल होंगे
है ना बैंकों का अपना कैपिटल होंगे, यानी कि बैंकों की अपनी पूंजी होंगी है, एंड दैन फिर बैंकों के ऑबवियसली गल है रिस्क वेट एसेट होंगे, विच मीनस बैंकों के लोन होंगे है जोड़े बैंकों ने दिते होंगे टू डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड एटसैक्ट्रा। ये जी रेशियो होंगी है कहते हैं रिस्क वेट एसेट टू कैपिटल रेशियो, एंड इस रेशियो का नाम होंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जिन्नी ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा होगी उन्ना अच्छा होएगा, जिन्नी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो घट होएगी उन्ना बुरा होएगा। बेसिक मतलब ये है कि कितना बैंकों को अपना खुद का कैपिटल है ताकि वो रिस्क वेट एसेट्स को कवर कर सकन। हुण कैपिटल जी एडिक्वेसी रेशियो है इंक्रीज़ हुई है, तो चलो ये तो एक अच्छी गल हैगी है, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू द रिस्क वेट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। एंड डेफिनेटली PCR जोड़ा है वो भी 68.86% होया है। एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो मतलब होंगे है कि अगर ज़्यादा प्रोविजन कवरेज रेशियो होगी तो एसेट क्वालिटी इशूज़ हैव बीन टेकन केयर ऑफ एंड बैंक इज़ नॉट वल्नरेबल। मतलब अगर ये वधूगा तो डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज़, बट अगर ये घटूगा तो डेफिनेटली इट्स अ बैड न्यूज़। एंड कंज्यूमर क्रेडिट की जी डिमांड है तो नॉन बैंकिंग फाइनैशियल कंपनीज़ तो जी क्रेडिट की डिमांड है वो घटी है। यदा बिल्कुल सिंपल जा लॉजिक है बिकॉज बिजनेसिस ने बहुत लॉस फेस किया है। एंड डेफिनेटली बैंक्स रिमेन रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय डिस्ट्रैक्शन कॉज ड्यू टू पैंडमिक एज वेल एज प्रोटेक्टेड बाय रेगुलेटरी मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो इस चीज़ के बारे ये जी फाइनैशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है 2021 ये डिस्कस कर दी है। तो अगर आप देखिए वार्निंग बेल्स दी तो देखो लिखा है कि कैपिटल एडिक्वेसी मे फॉल, है ना, कैपिटल एडिक्वेसी मे फॉल फ्रॉम 14% इन सितंबर 2021 फ्रॉम 15.6% इन सितंबर 2020। यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जी है वो वधन की जगह पर घट रही है। एंड 4 ये जो बैंक्स है जोड़े है ना मिनिमम कैपिटल लैवल तो नीचे चले जाएंगे, अगेन अ वेरी डेंजरस खबर। इस तो इलावा है ना तुसी देखो सेंटर नू रिकैपिटलाइजेशन करने की बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत हुई है बैंकों को, बिकॉज बैंकों का कैपिटल आपका घटता जा रहा है एंड नॉन बैंकिंग फाइनैशियल कंपनीज़ का जो क्रेडिट है वो भी घट गया है। तो RBI गवर्नर जोड़े है शक्तिकांता दास अपने शक्तिकांता दास कहते हैं कि स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन ऑफ फाइनैशियल एसेट्स पोज रिस्क टू फाइनैशियल स्टेबिलिटी। बैंक्स एंड फाइनैशियल इंटरमीडियरीज नीड टू बी कोगनिजेंट ऑफ दीज रिस्क। यानी कि जोड़े अपने फाइनैशियल एसेट्स है यानी कि जोड़े बैंकों के फाइनैशियल एसेट्स है वो स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, मतलब वो बहुत हद तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनते जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है अपने देश की फाइनैशियल स्टेबिलिटी को। इस करके बैंक्स एंड जिन्हें भी फाइनैशियल इंटरमीडियरीज है उन्होंने इन्होंने स्ट्रेसिस इन्होंने रिस्क को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत हो चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ जी अपनी ये हुण नैक्सट न्यूज़ जी है वो हैगी अपनी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के रिगार्डिंग। देखो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 6 साल हो चुके हैं, तो ये प्रोग्राम 2015 के लॉन्च किया सी मोदी गवर्नमेंट ने, एंड इस प्रोग्राम के ऑलमोस्ट लाइक 9 पिलर सीगे। सो 9 पिलर सीगे इस प्रोग्राम के, एंड इस 9 पिलर्स के जिमें है ना आपने जोड़ा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिएट करना है, अपने लोगों तक इंटरनेट पहुँचाना है, फिर आपने जी गवर्नमेंट हैगी वो सारी इंटरनेट पर लैके आनी है, आपने जी सर्विसेज वो इंटरनेट के थ्रू देनी है, आपने एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, एजुकेशन, मेडिसिन, एग्रीकल्चर इदा के जोड़े कॉन्सैप्ट्स है वो इंटरनेट पर लैके आने हैं। तो बेसिकली आपने एक डिजिटली कनैक्टेड कंट्री क्रिएट करनी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का बेसिक जोड़ा प्रोजेक्ट ये सीगा। तो 2015 के प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सी एंड इनू 6 ईयर्स जोड़े कंप्लीट हो चुके हैं, इस करके न्यूज़ आइटम से सीगा। एंड ऑब्वियसली गल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वर्चुअली एक इवेंट किया है जिहदे विच इन्होंने 6 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करने की कोशिश की है। ये अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की जिवें है ना लास्ट क्लास के आई टॉक्ड अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट, दैन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सारे ये क्रिएट किए। अगर विजन एरियाज देखिए तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना, गवर्नेंस जी है इंटरनेट पर लैके आनी, एंड डेफिनेटली लोगों आपने डिजिटली एम्पावर करना है। सो दीज आर द वेरीअस काइंड्स ऑफ विजन जोड़े ये है ना आते हैं। ये मेन विजन यही है कि अपने इंडिया को एक नॉलेज फ्यूचर लिए प्रमोट करना है, एंड IT प्लस इज इक्वल टू IT है ना। एक नारा दिता गया कि इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो, ये बारे गल करनी है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स देखने को मिली, जिमें UPI आप देखा है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ चुके हैं, जिमें KYC, डिजी लॉकर्स एंड साइन वर्गियां फैसिलिटीज़ जड़ियाँ है वो भी आई हैं। सो इदा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जोड़े डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। नैक्सट न्यूज़ आइटम आप देखते हैं गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है क्योंकि ये क्वेश्चन जोड़ा है तो पेपर के आ सकता है कि एक नवी वैक्सीन इंडिया की इंडीजीनियस वैक्सीन है, इंडीजीनियस वैक्सीन यानी कि आपने खुद बनाई है वैक्सीन, इंडीजीनियस वैक्सीन को एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिता गया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूज़ आइटम
बिकॉज एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने का मतलब है कि दिस इज़ अ न्यू वैक्सीन दैट विल कम इनटू द मार्केट। जिवें एग्जिस्टिंग वैक्सीन इंडिया के किहड़ियां जिवें कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या फिर अपने को जी थर्ड वैक्सीन है विच इज़ ऑल्सो स्पुटनिक जो कि रशिया की वैक्सीन है। इन्होंने वैक्सीन तो इलावा इंडिया के फोर्थ जी वैक्सीन आ रही है जिन्होंने एमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल चुकी है विच इज़ जाइडस कैडिला की बहुत फेमस वैक्सीन कॉल ज़ाइकोव-डी वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन। मैं तुम्हें फोटो दिखा देना है सो दैट अपने को एग्जैक्टली थोड़ा क्लीयर होगा। उन्हें ज़ाइकोव-डी वैक्सीन जी है अगर तुम ध्यान देखो तो ज़ाइकोव-डी वैक्सीन जी है अपने देश के पहली वर्ल्ड की इनफैक्ट दुनिया की पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है कोविड-19 ਲਈ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेंगे है कि वर्ल्ड की पहली DNA वैक्सीन किहड़ी कंपनी ने बनाई है, वह आंसर होएगा ज़ाइकोव-डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तो बाद आप देखिए माड़ा जा थोड़ा जा कि किहड़े टाइप दी वैक्सीन जड़ियाँ है वो अवेलेबल होंदियां या किन्ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन आपको देखने को मिलती दुनिया भर के। तो मोटा मोटा अपने को 6 टाइप ऑफ वैक्सीन देखने को मिलती हैं। एंड ये आप अगर तुम देखो तो बेसिकली ये जनरेशन ऑफ वैक्सीन है। मतलब पहला वैक्सीन जी आईयां सी आह वालियां होंदियां सीगियां, फिर उस तो बाद ये वैक्सीन आनियां शुरू हो गई। एंड हुण वैक्सीन जी है वो ऑलमोस्ट थर्ड जनरेशन वैक्सीन जिन्होंने आप कह दें हैं ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन जी है ये देखने को मिलती है। तो वैक्सीन के भी अगे अगे जनरेशन आई हैं जिवें आप देखते ना आईफोन का पार्ट 1 आईफोन का पार्ट 2 उवें वैक्सीन के भी अगे जनरेशन देखने को मिलती हैं। तो जी पहली वैक्सीन होंदियां सी जनरली वायरस ही अपनी बॉडी के पाया जाता सीगा, जिवें इनएक्टिवेटेड वायरस पाता या फिर अपने को डेड वायरस पाता। इदा के वायरस जोड़े है इंट्रोड्यूस किए जाते सी। एंड वो वायरस जो बॉडी के इंट्रोड्यूस करते थे तो बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स देंदी सी। एंड वो इम्यून रिस्पॉन्स है ना कई बार रजिस्टर कर लिता जाता सी, मतलब मैमरी सैल्स बन जाते सी। एंड नैक्सट टाइम जो इन्फेक्शन होंगी है तो एंटीबॉडीज जो अटैक कर देंगे सी। सो दिस इज़ द दिस इज़ द फस्ट काइंड ऑफ वैक्सीन जी आईयां। इस तो बाद जो नैक्सट लैवल ऑफ वैक्सीन आईयां वो आपने की किया, आपने है ना बेसिकली की किया आपने वायरस नहीं पाया, आपने वायरस का कोई यूनिट पाता। यानी कि जिमें आपने वायरस पूरा नहीं पाया, वायरस का कुछ पार्ट पाता जिमें स्पाइक प्रोटीन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये भी आपने है ना जो लैब के क्रिएट कर लिया। डेफिनेटली ये पार्ट जोड़ा है इंट्रोड्यूस करता। सिमिलरली आपने थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन की किया, आपने वायरस लाइक पार्टिकल्स क्रिएट किए। जिमें HPV वैक्सीन जी है आप वायरस लाइक पार्टिकल्स क्रिएट करके बॉडी के पाने हैं। उस तो बाद आपको आया कि वायरस जोड़ा है कई बार DNA भी है ना वैक्सीन जी है वो लैके चला जाता है। जिमें अगर तुम देखो जी कोविशील्ड वैक्सीन है वो बेसिकली अपने को वायरल वैक्टर वाली वैक्सीन है जिहदे आप एडिनो वायरस को यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस है ना द DNA इनटू ह्यूमन सैल्स। ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल ना जिन्हों कह लो कि अज के दौर दी जी वैक्सीन है वो RNA तो DNA वैक्सीन है। RNA वैक्सीन का बहुत फेमस फाइजर की जी वैक्सीन है दैट इज़ एन RNA बेस्ड वैक्सीन। एंड DNA वैक्सीन जी ज़ाइकोव-डी दी आ रही है। ये आप ना तो वायरस पाने हैं ना आप वायरल वैक्टर पाने हैं तो ना आप प्रोटीन सब यूनिट पाने हैं ना आप इनएक्टिवेटेड वायरस पाने। ये आप की पाने आप इन्फॉर्मेशन पाने हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इन्फॉर्मेशन पाने हैं। एंड बॉडी के सैल्स जोड़े होंगे उस इन्फॉर्मेशन यूज़ करके ये चीज़ा बना देंगे हैं। यानी कि अगर सपोज करो आप इन्फॉर्मेशन पाई DNA बेस्ड वैक्सीन के तो वो इन्फॉर्मेशन अगर है ना सब प्रोटीन यूनिट बनाती है जिमें कि स्पाइक प्रोटीन तो आप बॉडी के ही वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मतलब ये जी चीज़ा हो रही बॉडी तो बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही सी, लैब कंस्ट्रक्शन हो रही सी एंड इंट्रोड्यूस की जा रही सीगियां। लेकिन ये चीज़ा की है ये आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाई एंड बॉडी का अपना इंडस्ट्रीयल प्रोसैस जोड़ा है मतलब सैल्स का प्रोसैस उन्होंने यूज़ किया एंड वो बेसिस पर आप ये जोड़ा है पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस किया है। ये वैक्सीन जी होंगी बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, लो कॉस्ट के तैयार हो जाती हैं एंड इस करके आपको इन्नी जल्दी ये वैक्सीन देखने को मिलती पई हैं। तो अगर आप थोड़ा जहा ये जाइए तो इतों तो थोड़ा जहा एग्जैक्ट पिक्चर क्लीयर होएगी कि वॉट एग्जैक्टली ये वैक्सीन है ऑल अबाउट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट छोटा जहा पॉइंट देखते हैं। ज़ाइडस कैडिला ने CDSO को अप्लाई किया एंड डेफिनेटली उन्हें अप्रूव करता। तो ज़ाइडस कैडिला जी पहली DNA वैक्सीन है अगेंस्ट द कोविड-19। ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है एंड जेनेटिकली इंजीनियर नॉन रेप्लीकेटिंग वर्जन टाइप ऑफ DNA मॉलिक्यूल नोन एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक जनरली है ना एक DNA मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरिया के मिलता है एंड दे जनरली कैरी आउट अ स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स। ये जी वैक्सीन है दे गिव कोड टू द सैल्स इन द रेसिपिएंट बॉडी। जिवें मैं दस्सिया कोड देंगे है सो दैट जो सैल्स अपने बॉडी के वो स्पाइक प्रोटीन जोड़े बनाने शुरू कर दें। फिर जो स्पाइक प्रोटीन बनता है तो इम्यून सिस्टम रिकोगनाइज करता है इस थ्रेट नू एंड डेफिनेटली अपनी डेवलप कर लेंदा एंटीबॉडीज इन दिस रिस्पॉन्स। इस करके वैक्सीन जी बड़ी इंटरस्टिंग है। एक होर इंटरस्टिंग पार्ट दसते हैं इस वैक्सीन का, इट इज़ नॉट गिवन लाइक नीडल जी नॉर्मली वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। ये आप स्प्रिंग पावर डिवाइस यूज़ करांगे जो इस वैक्सीन के शॉट में दूगा।
एंड डेफिनेटली ICMR एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक्नोलॉजी ने मिलके इस वैक्सीन को बनाया है। फिर कन्वेंशनल ते जीन बेस्ड वैक्सीन की गल कर रहे कि ये की डिफरेंसिस है वो मैं हुणे दस्सिया है, तुसीं प्लीज़ उन्होंने जाके देख सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ जीन बेस्ड वैक्सीन की है कि एक तो इनएक्सपेंसिव है, एक ईजी टू मैन्युफैक्चर एंड यूज़ है, सेफ एंड नॉन इन्फेक्शियस है एंड स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इम्यूनिटी जनरेट करता है। यानी कि तुसीं देखिए कि पहली गल तो है ना, क्योंकि तुहानूं वायरस बनाने की जरूरत नहीं पैंदी तो इनएक्सपेंसिव हो जाता है, ईजी टू मैन्युफैक्चर एंड यूज़ हो जाता है एंड तुसीं वायरस बॉडी के नहीं पा रहे, इस करके इन्ना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, सेफ्टी लैवल इहदा सगों ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जिहड़ियां एग्जिस्टिंग वैक्सीन जिहड़ियां अपने देश के मूव करती हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, यू शुड नो दिस न्यूज़ आइटम क्लियरली। इज़ इट एब्सोल्युटली क्लियर गाइस? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, लीव कोलेशन। लीव कोलेशन एक नवी न्यूज़ सी, न्यूज़ च सीगा, तो आई थॉट कि यह आपां डिस्कस करना चाहिए है। बट बिफोर डिस्कसिंग द लीव कोलेशन लेट मी शो यू दिस इमेज। तुसीं इस इमेज के अगर देखो तो तुहानूं ये दिख रहा है कि इस इमेज के है ना अपने कोले रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिल रही है। सो रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको देखने को मिल रहे हैं एंड ये रेन फॉरेस्ट जोड़े है अपने ये जनरली अपने इक्वेटर के उपर होंगे। सो दिस लाइन जी आप देख रहे हैं ये अपनी 0 डिग्री है एंड ये अपना इक्वेटर है। तो इक्वेटर जी लाइन के इक्वेटर के आसे पासे आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न मेन ये होंगे कि इक्वेटर के कोल बहुत ज़्यादा रेनफॉल एंड बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है, क्योंकि रेनफॉल तो सनलाइट दोनों मिलके बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट देंगे है, तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े बड़े ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। दीज रेन फॉरेस्ट जोड़े एमाजॉन रेन फॉरेस्ट हो गया जिमें ब्राज़ील के है ना, सिमिलरली अपना जो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट हो गया अफ्रीका के एंड इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट हो गया इस वाले पार्ट के, ये रेन फॉरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ईकोसिस्टम सर्विसेज एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ईकोसिस्टम सर्विसेज जोड़ा रेन फॉरेस्ट दिंदा है दैट इज़ बेसिकली अबाउट द सिंक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंक का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, यानी कि जिन्नी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एटमोसफेयर के उन्होंने एब्जॉर्ब करने का काम करता है, बिकॉज तुहानूं पता है ट्रीज़ जोड़े कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो इट एक्ट्स एज अ वेरी बिग सिंक। लेकिन ऑफ लेट देखा गया कि रेन फॉरेस्ट जोड़े आप डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, यदि डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुसीं देखिया कि या तो वाइल्ड फायर्स हो गया या एग्रीकल्चर यूज़ लई, तो ये रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। एमाजॉन रेन फॉरेस्ट बड़ा न्यूज़ च भी सीगा पिछे जे, बिकॉज इन्होंने रेन फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हाई लैवल पर हो रही है, जिसके करके आप सिंक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जी एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज़ कर रहे हैं उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा। उन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा तो CO2 का लैवल बढ़ता जा रहा है, जिसके करके ग्रीन हाउस इफेक्ट जोड़ा है होर भी स्ट्रॉन्ग हो गया एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। सो इस करके बहुत इंपॉर्टेंट है कि रादर दैन जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी शुड ऑल्सो प्रमोट दीज सिंक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हुण इन्हों किमें आप प्रमोट करिए तो इंटरनैशनली ये कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स होने की जरूरत है एंड सिमिलरली जिमें अपनी क्लाइमेट चेंज के उपर तुहानूं पता है कि काफ़ी डिस्कशनस होंदियां हैं। तो क्लाइमेट चेंज की डिस्कशनस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल के आई सी, उन्होंने कहते रेड। तो रेड इनीशिएटिव बेसिकली की सीगा कि रिडक्शन ऑफ एमिशन बाय रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली जोड़ा यदा फुल फॉर्म है एंड ये अंडर रेड प्लस इंडिया ने इनीशिएटिव इंट्रोड्यूस किया कि आप कला डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस नहीं करना, आप एफॉरेस्टेशन को भी प्रमोट करना है एंड उस इनीशिएटिव को क्या गया सी रेड प्लस। हुण इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को क्रिएट करने वास्ते इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पैसे की जरूरत है, विदाउट फाइनैंस आप इन्होंने फॉरेस्ट को क्रिएट नहीं कर सकते एंड दैट इज़ द रीजन बाय एक नवी लीफ करके ऑर्गेनाइजेशन बनी है, मतलब एक इनीशिएटिव लिता गया बाय डिफरेंट कंट्रीज़ है ना, कि लीव दे बेसिकली की कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू कम टुगेदर एंड पुट सम मनी इनटू दिस एंटायर फंडिंग प्रोसेस सो दैट आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचा सकिए। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द इनीशिएटिव। सो मैं थोड़ा जा रीड कर देना सो दैट तो बच्चों को सारा कुछ एग्जैक्टली पिक्चर क्लीयर हो जाए कि बेसिकली वॉट इज़ दिस लीफ ऑल अबाउट। देखो लीफ इज़ नथिंग बट इट इज़ लाइक है ना, इट इज़ लाइक कोलेशन जी बनाई गई है एंड कोलेशन के 3 गवर्नमेंट्स है जिन्होंने फॉर्म किया, USA, UK तो नॉर्वे। इन्होंने तीनों गवर्नमेंट्स ने फॉर्म किया, कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे हैं एंड इसका सब तो बड़ा रीजन यही है कि इट इज़ द लार्जेस्ट एवर पब्लिक प्राइवेट एफर्ट टू प्रोटेक्ट वॉट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो आप हुणे देख हटे हैं। इन्हों का इंटेंशन ये है कि आप एटलीस्ट $1 बिलियन $1 बिलियन आप है ना मोबिलाइज कर लिए सो दैट आप एफॉरेस्टेशन कर सकिए, डिफॉरेस्टेशन को रोक सकिए एंड डेफिनेटली इट्स रिजल्ट बेसिंग फाइनेंसिंग मॉडल विल बी यूज इन लीव। सिग्निफिकेंस यही है कि अगर नेट जीरो एमिशंस करने हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज दे आर मैसिव कार्बन सिंक्स एंड इन्वेस्टिंग इन देयर प्रोटेक्शन विल हेल्प इन अचीविंग नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो अपने डिफरेंट कंट्रीज़ ने पेरिस अग्रीमेंट के अंदर किया है।
एंड ये इट इज़ अ स्टैप टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जी मैं तुहानूं दस्सिया है रेड प्लस मकैनिज़म जो बड़ा इंपॉर्टेंट मकैनिज़म है। अगे तुहानूं अगले पेज के उपर रेड प्लस मकैनिज़म बारे भी थोड़ा थोड़ा मैंशन किया है। रेड प्लस मकैनिज़म इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एम टू अचीव क्लाइमेट मिटिगेशन बाय इंसेंटिवाइजिंग फॉरेस्ट कॉन्जरवेशन। ये यही है कि यू मोनेटाइज द वैल्यू ऑफ कार्बन लॉग्ड एंड डेफिनेटली उस तो बाद तुसी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जोड़े रन करने की कोशिश करो। थोड़ा जिहा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे भी तुहानूं दस्सिया ये कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोड़े है जनरली अपने है ना 28 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर से मिलते हैं, यानी कि अगर इक्वेटर ये है तो इक्वेटर के 28 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के उपर ये सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। सो ऑब्वियसली गल इक्वेटर के अराउंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। इतने रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई है एंड टैंपरेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है एंड कंट्रीज़ अगर तुम देखो तो सारिया कंट्रीज़ के आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सो इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बचाने वास्ते आपको पैसे की जरूरत है एंड पैसे लिए आपको ये ऑर्गेनाइजेशन जी लीफ करके कोलेशन अनाउंस किया गया बाय US UK तो नॉर्वे। इतों तुहानूं क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। आई होप दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन जिन्होंने तुसीं आंसर कर लोगे। नाउ लेट अस गो टू द न्यू टॉपिक कॉल्ड हिस्टोरिक हीट इफेक्ट इन कैनेडा ड्यू टू हीट डोम। पहले आप कैनेडा के मैप के उपर जाने हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने लिए, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू सम इमेजेस। हुण तुसीं अगर इमेजेस देखो तो कैनेडा की जी सिचुएशन है, अगर तुहानूं कैनेडा तुसीं सुनते हो कैनेडा तो तुहानूं ये लगता है कि कैनेडा मतलब है ना कोल्ड कंडीशनस, ठंड दी कंडीशन है कैनेडा के मतलब ठंड पेगी कैनेडा के जनरली ये अपनी है ना बेसिकली एजम्पशन होती है। लेकिन पिछले कुछ 10-15 दिनों तो ये देखने को मिल रहा है कि कैनेडा का जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ कैनेडा इत्थे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। इन्नी गर्मी कि कुछ एरियाज़ के 47 डिग्री टैंपरेचर भी पहुँच चुके हैं विच इज़ अ वेरी हाई टैंपरेचर एंड इन्होंने एरिया से जनरली ये टैंपरेचर पहुँचता नहीं है एंड दीज पीपल आर नॉट रेडी विद सच हीट एंड इतने जनरली 28 तो 29 डिग्री टैंपरेचर रहा है एंड तुम देखो कि 20 डिग्री टैंपरेचर उपर हो जाएगा तो इतने एयर कंडीशन AC भी नहीं है क्योंकि लोगों ने कदे AC लगाया ही नहीं इतने। हुण तुसी इफ़ यू सी ए टैंपरेचर के वधन नाल ईवन उत्थे वाइल्ड फायर भी शुरू हो चुकी है। अगर तुसी इस पर्टिकुलर मैप के उपर फोकस करो तो लिटन करके एक स्टेट है जो वैनकूवर के बिल्कुल कोल है, इत्थे टैंपरेचर ऑलमोस्ट 49.6 डिग्री पहुँच गया सीगा पिछे जे विच इज़ वेरी बिग विच इज़ वेरी हाई टैंपरेचर एंड ये बिल्कुल अराउंड ही वाइल्ड फायर भी शुरू हो गई एंड तुम देख रहे हो कि सिचुएशन बड़ी ग्रूसम होती जा रही है इन कैनेडा। हुण इस कैनेडा की ये पूरी सिचुएशन का रीज़न की है, वॉट इज़ द सिचुएशन मतलब वॉट इज़ द रीज़न ऑफ दिस एंटायर थिंग इन कैनेडा कि ये क्यों हो रहा है। ये आप इस मैप के उपर फोकस करते हैं एंड इस मैप के आपको थोड़ा जहा आइडिया होएगा कि कैनेडा की ये सिचुएशन क्यों हुई है। लेट्स फोकस ऑन दिस मैप। हुण अगर तुम इस कैनेडा के मैप में देखो तो दिस इज़ पैसिफिक ओशन है ना, अपना पैसिफिक ओशन आ जाता है, दिस इज़ पैसिफिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन के भी दो हिस्से है, ये अपना ईस्ट पैसिफिक ओशन है एंड वैस्ट पैसिफिक ओशन है। जनरली जो वेस्ट पैसिफिक ओशन होंगे गर्म होंगे एज़ कम्पेयर टू ईस्ट पैसिफिक ओशन, तो गर्म होंगे तो जी गर्म हवा होंगी है वो इधरों जी है वो कैनेडा की साइड आती है। ये गर्म हवा इत्थे इस वाले एरिया के जिथे गर्म टैंपरेचर हम देखने को मिल रहे हैं उत्थे कॉन्सनट्रेट होनी शुरू हो जाती है। हुण एज यू ऑल नो कि जी गर्म हवा होंगी है स्पैशली ब्रिटिश कोलंबिया एंड वैनकूवर वाले एरिया के इत्थे कॉन्सनट्रेट होनी शुरू हो जाती है। आ वैनकूवर है एंड लिटन इत्थे ही सीगा बिल्कुल क्लोज, तो इत्थे ये सारी हीट जी हैगी है इत्थे कॉन्सनट्रेट शुरू हो जाती है। जो ये गर्म हवा इत्थे आती है तो ये ऊपर उठती है, मतलब हॉट एयर राइजेज है ना, ये एक प्रिंसीपल है कि हॉट एयर जी ऊपर उठती है। हॉट एयर जो ऊपर उठती है तो अल्टीमेटली फिर की होंगे है कि वह डिसिपेट कर जाती है। ये एक नैचुरल प्रोसैस है जोड़ा होंदा रहता है। लेकिन पिछे जो देखा गया कि जी हॉट एयर ऊपर उठ रही है इन्हों ऊपर उठन नहीं दिता जा रहा बिकॉज ऊपर एक हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ये जो हाई प्रेशर है इस हॉट एयर को इनफैक्ट ऊपर उठन की बजाय इन्हों नीचे को ज़्यादा डिप्रैस करता है। ये डिप्रैस होने करके की हो रहा है कि पहले ही वो गर्म हवा है उपरों की जो डिसेंट होनी शुरू होगी वो होर गर्म हो जाती है बिकॉज डिसेंडिंग एयर हीट्स एंड असेंडिंग एयर कूल्स। हुण इस करके हो कि रहा है कि जी आ पूरी जो हीट डोम बनया इत्थे इनू हीट डोम कहते हैं, ये करके नीचे हवा होर भी गर्म होती जा रही है एंड ये पूरा एज अ रिजल्ट की हो रहा है 49-50 डिग्री टैंपरेचर कैनेडा के पहुँच रहा है विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस प्रेसिडेंस है ना वैन इट कम्स टू इन एरियाज बिकॉज दीज एरियाज आर नॉट रेडी विद सच हाई टैंपरेचर्स। तो अगर आप फोकस करिए अपनी स्लाइड के ऊपर तो थोड़ी जी पिक्चर क्लियर होगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन। ना ये बारे आप थोड़ा जा जानकारी ले लेने कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन कैनेडा। तो रिसेंटली देखो कि सम पार्ट्स ऑफ कैनेडा इज रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स अराउंड 47 डिग्री कॉजिंग हिस्टोरिक हीट वेव एंड ये मेन रीजन है हीट डोम इफेक्ट। एंड जो हीट डोम इफेक्ट यही है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है एंड आर रिलेटिवली मोर दैन ईस्टर्न पैसिफिक।
ਹੀਟ ਡੋਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਏ ਦ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अगर आप देखिए तो दिस इज वेयर द मैसेज विल बी एग्जैक्टली क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली इज हीट डोम इफेक्ट। तो जी गर्म हवा है ये जो ऊपर जा रही है तो लेकिन नॉर्मली क्या होता सीगा कि ये ऊपर डिसिपेट कर देती थी, लेकिन ऊपर एक हाई प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है जो इस गर्म हवा को नीचे वार्म नीचे पुश कर रहा है। ये जो पुश हो रही है होर भी हॉटर होती जा रही है एंड विच इज रिजल्टिंग इनटू लॉट ऑफ हीट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इधर देख रहे हो कि किवें बेचारे कैनेडियंस दे आर लाइक सिटिंग इन द पानी सो दैट ए हीट टू मैनेज कर सकन विच इज राइजिंग ऑन अ वेरी वेरी ग्रेट स्केल एंड ये बड़े नैगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जिमें कि है ना, तुम देख रहे हो कि ये लिखे है ना इन योर स्लाइड्स इट इज रिटन that what are the negative effects. So negative effect number 1 is like the temperature of homes are unbearably high leading to sudden fatalities, मतलब लोग मर रहे होते, क्रॉप्स डैमेज हो रही हैं, ड्राई आउट वेजिटेशन एंड ड्रॉट्स, एनर्जी डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी रेट्स एसीज ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ एंड वाइल्ड फायर्स होने शुरू हो चुकी है विच इज अगेन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। सो आई थिंक ये हीट डोम इफेक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਟਨਲ एक्वेरियम जो इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है। तो पहला आप एक्वेरियम देख ही लेने, वेरी इंटरेस्टिंग है, ये इंडिया का पहला एजा एक्वेरियम है जिहड़ा कि इत्थे तुहानूं देखने को मिल रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुसीं देख रहे हो कि टनल क्रिएट किया है, टनल के ऊपर सारा एक्वेरियम जिहड़ा क्रिएट किया है। तो दिस इज क्रिएटेड बाय इंडियन रेलवेज। सो इंडियन रेलवेज ने क्रिएट किया है एंड ये कित्थे क्रिएट किया है, ये बैंगलोर दे विच क्रिएट किया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेंदे है कि किहड़े एरिया दे विच अपने कोले इदां दा फ्रैश वाटर टनल जिहड़ा क्रिएट किया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग है, बस तुसी क्रिएशन दे पिछे टूरिज्म एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स जी है ये रीजन हो जाता है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम विच इज द इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस किया गया ਸੀ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ एंड ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। सो दे आर ट्राइंग टू ਜਿਹੜਾ ऑथर है दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਕਾइंड ऑफ थिंग्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸੋਲਵੇਂਸੀ ਐਂਡ बैंकरप्सी कोड ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ एंड फिर उस तो बाद यदि अगे आप डिस्कशन करांगे। देखो बच्चों इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जिहड़ा है ये 2016 च इंट्रोड्यूस किया गया सी एंड बेसिक मतलब यही होंदा है कि जिवें कोई कंपनी है जिन्हें कोई कर्जा चक्या बैंक तो एंड वो बैंक नूं कर्जा वापस नहीं कर पा रही तो वो जिहड़ी कंपनी हो चुकी है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ एंड डेफिनेटली इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की जो भी इंसॉल्वेंसी की जी पूरी वो बनेगी प्रोजेक्ट बनेगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮੈਨਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਵਰਕਡ ਐਟ ਆਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NCLT ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ NPS ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ IBC ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਇਫੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। then definitely procedural delays बहुत ज़्यादा है and last but not the least it's very important कि ਜਿਹੜੀ resolutions companies ਨੂੰ करती ultimately इस company ਨੂੰ बेचते हैं लेकिन बेचने वास्ते खरीदने वाला कोई नहीं है, so there are lack of buyers of such stressed companies ਜਿਹੜੀ exist करते हैं।
इस करके ऑथर जिहड़ा है कुछ ना कुछ ये है ना मतलब कुछ ना कुछ रिकमेंडेशनस दे रहा है, जिवें कि वो कहता है कि IBC के प्रोसैस को प्रिडिक्टेबल बैटर किया जाए, एक नैशनल ARC आई जाए जिन्होंने बैड बैंक कहते हैं, सो दैट आ जिन्हें भी बैड लोन्स है इन्हों नैशनल ARC जी सॉल्व कर ले। NCLT की यानी कि नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की कैपेसिटी बिल्डिंग बैटर की जाए एंड कुछ होर भी मैकेनिजम्स लैके आए जान ताकि कला IBC ही ना रेजोल्यूशन रह जाए, इसके अलावा होर भी मैकेनिजम्स आने चाहिए हैं। सो ये जरूर तुम ये आ 2 टॉपिक एडिशनल कर लियो अपने घरे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की होंगे एंड टू इन बैलेंस शीट प्रॉब्लम फेस बाय द इकोनॉमी की है। ना लास्ट टॉपिक जो अज की क्लास का विच इज़ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। हूँ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट न्यूज़ चेस करके सीगा बिकॉज RBI की रीसेंटली गाइडलाइन आई है। देखो बच्चों तुहानूं पता है कि है ना पिंडां दे विच अज अपने पिंडां दे विच लोन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या छोटे जोड़े ग्रुप्स है लो इनकम इंडिविजुअल्स है या अपने शहरों के भी छोटे ग्रुप्स है इन्हों लोन नहीं मिलता बैंकों को। तो ये की करते हैं कि छोटे जोड़े अपने आड़तिया हो गए या इदा के इनफॉर्मल सैक्टर हो गया, इन्होंने को लोन लेंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरस्ट रेट चार्ज करते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स। तो इस करके गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बैक इन द टाइम कि माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम इंडिया के आए ताकि आप छोटे जोड़े दुकानदार है या जिन्हों कह लो कि फार्मर्स है या रूरल एरियाज लोग है इन्होंने कुछ ना उन्होंने जो क्रेडिट नीड्स है वो पूरी हो सकन। सो दैट वॉज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनस। हुण ये बहुत ये फायदे है जिवें लो इंटरस्ट रेट मिल जाता है, जिवें सैल्फ इंप्लॉयमेंट प्रमोट किया जाता है, बैलेंस डेवलपमेंट होती है, फाइनैशियल लिटरेसी प्रमोट होती है। ये ऊपर RBI ने नवी गाइडलाइंस इशू की हैं, यानी कि RBI ने कुछ डिसाइड किया कि इदा करना चाहिए। सब तो पहली चीज़ तो इन्होंने डिफाइन किया कि माइक्रो फाइनेंस होंदा की है। वो एक डेफिनेशन दी है कि अगर पिंडा के फाइनेंस लै रहे तो 1.25 लाख में माइक्रो फाइनेंस कंसीडर किया जाएगा एंड अगर अर्बन हाउस होल्ड्स माइक्रो फाइनेंस लै रहे तो 2 लाख कंसीडर किया जाएगा। इस तो इलावा इन्होंने कहा कि जिन्हें भी इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस दे रहे हैं उन्होंने एक रेगूलेटरी अंबरेला के अंडर लैके आना है, जिमें कि कुछ जोड़े है वो सेबी के अंडर है, कुछ RBI के अंडर है, कुछ अनरेगुलेटेड है। तो एक रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सारे लैके आना है। EMI जी है वो 50% ऑफ दी हाउस होल्ड इनकम तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कई बार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रैकलैस लैंडिंग भी करते एक ही बोरो को सब कुछ दे देंगे है, वो भी जो रोकना चाहिए। एंड डेफिनेटली इंटरस्ट रेट माइक्रो फाइनेंस का मार्केट डिटरमिन होना चाहिए, ये भी इन्होंने ये गाइडलाइन से किया है। तो देखो बच्चों ये सारी अज की न्यूज़ आइटम सीगियां, तो आई थिंक तुहानूं ये सारिया न्यूज़ आइटम्स पसंद आईयां होणियां एंड तुसी जिहड़े आने वाले एग्जाम्स है अपने UPSC या PPSC दे या नैब तहसीलदार दे उहदे विच करंट अफेयर्स आ सकते हैं, तुसी प्लीज़ इन्हों रिवाइज करियो। जिहड़ी इहदी फाइल हैगी वो टैलीग्राम चैनल से तुहानूं मिल जाएगी, तुसी उहनूं लिंक नूं ज्वाइन करो एंड उत्थे तुहानूं ये फाइल जिहड़ी देखने को मिल जाएगी। अगर तुहानूं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच उहनूं जरूर मैंशन करियो एंड अगर तुहानूं वीडियो पसंद आई है तो इन्हूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करियो, सो दैट अपना जिहड़ा इनिशिएटिव है ये आप इनिशिएटिव जिहड़ा है मतलब इनू आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू गाइज एंड टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस इवनिंग, हैप्पी स्टडी, थैंक यू।